गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि केमिकल काइनेटिक्स में जो स्लो स्टेप रिएक्शंस है, फास्ट स्टेप रिएक्शंस है, उसमें जो है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन को चूज़ करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ ये कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। समय के साथ जैसे मान लिया जाए कि ये कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करता है समय के साथ, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी चेंज करता है, प्रोडक्ट बनता है। इसका कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है समय के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? ए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट means decrease in the concentration of reactant, increase in the concentration of product with respect to time, that is called rate of reaction। इसको जो है कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू डी ए मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए इंटू डेल्टा टी। लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज ज़्यादातर मोस्टली हम लोग जो है इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लेते हैं डी ए बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या है कि मान लिया जाए कि रिएक्टेंट ए है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के लिए हम लोग प्लस साइन लगाते हैं, डी पी बाई डी टी, पॉजिटिव साइन। यानी रेट बराबर माइनस डी ए बाई डी टी बराबर है प्लस डी बी बाई डी टी डी पी बाई डी टी। ये रहा रेट। किसी रिएक्शंस का रेट कैसे हम लोग लिखते हैं? तो इस प्रकार डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है कंसंट्रेशन, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करेगा। दूसरा जो है क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। गैसेस के अंदर जो है रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होगा लिक्विड से, और लिक्विड क्या ज़्यादा होगा? सॉलिड से। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी जो है क्या होगा? बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार देखा जाता है कि जो गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है बनिस्बत लिक्विड के, और इसका कम होता है बनिस्बत सॉलिड के।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है गैसेस का कम होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है 10 डिग्री सी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, तो लगभग जो है डबल हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, यानी कि each 10 डिग्री सी रेज इन टेम्परेचर cause to increase the rate of reaction double। ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिए। चौथा जो पॉइंट है कैटेलिस्ट, फोर्थ नंबर में हम बात करते हैं कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लिया जाए कि ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इसमें हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट ले लेते हैं। रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी ये है और ये क्या बना, प्रोडक्ट बना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जब हम कैटेलिस्ट के साथ इस रिएक्शन को कराएंगे तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके कम कर देगा, यहाँ से यहाँ तक कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा। अब उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेट लॉ क्या है। रेट लॉ, मान लिया जाए कि कोई रिएक्टेंट ए है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। तो रेट लॉ एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन से आया है। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant or product of the molar concentration of reactant with raised to the power coefficient। या कोई ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसमें मान लिया जाए कि A का कोफिशिएंट A है प्लस B का कोफिशिएंट B और यह देता है C प्लस D और D। इस स्थिति में हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, यानी कि प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B विथ रेज टू द पावर कोफिशिएंट। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। इसके पावर कितने होंगे, तो कोफिशिएंट जो है कितना है A
और बी ए और बी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंट की बिना पर आता है। ये देखा जाता है कि रेट लॉ के अंदर कि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, जिसे हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। ठीक है, ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर कोफिशिएंट। के क्या है? ये है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, या हम लोग जो है रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, रेट लॉ डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ? रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant with raised to the power their coefficient, that is called rate law। और इस चीज़ को लिए है, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन को देखेंगे, लिखेंगे इस यहाँ तक, और ये काम जो है पूरा होगा। अब जरा देखिएगा, इस रेट लॉ के अंदर हमारे पास जो रिलेशन मिला है वह रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू के ए के पावर ए और बी के पावर बी। अगर मोलर कंसंट्रेशन है ए का 1 मोलर लिया जाए, यानी कि ए बराबर बी बराबर 1 मोलर अगर लिया जाए, तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद क्या होगा? एक इस स्थिति में रेट कांस्टेंट जो होगा रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर होगा। रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक rate of reactions। How can you define the specific rate of reactions? Specific rate of reactions कैसे डिफाइन करते हैं? यानी कि जब किसी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो या 1 मोल पर लीटर लिया गया हो, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शंस जो है रेट कांस्टेंट के बराबर या रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर होगा, उससे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, रिएक्शन देंगे, रिएक्शन देने के बाद ये चीज़ लिखेंगे और यहाँ इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर करेंगे, और करने के बाद क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहले टॉपिक हमने क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्शंस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है बदलते हैं। तो इस तरह से आप जो है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहां से आप तैयार कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर में जो है हमने क्या किया कि रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, इस चीज़ को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है? सबसे पहली चीज़ ये देखना ये होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट के बिना पर आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। और ये जो है रेट लॉ इक्वेशंस के अंदर जो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन लिया गया था उसका जो पावर था उस पावर को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकल जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किससे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म विच इज रिटन इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशंस के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म को जो लिखा गया है वह क्या है? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन। मान लिया जाए कि यहाँ हम लोग जो है ए और बी लिए हैं, ये इसका पावर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज मेजर एक्सपेरिमेंटली, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकोमेट्री। ए और बी कभी जो है बराबर नहीं हो सकता है एक्स और वाई के। इट मे बी जीरो फ्रैक्शन एंड न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं 1 2 3। एक्स प्लस वाई जो है क्या होगा? जीरो अगर होगा तो इसको क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, और एक्स प्लस वाई जो है 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग कहेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास रेट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि ए के पावर हाफ और बी के पावर 2 दिया हुआ है। तो ये पावर में कितना है? हाफ, और यहाँ पावर कितना है? 2। इस पावर को जोड़ दीजिए, हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5। यह हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कभी कभी इस तरह से दे देता है और आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शंस का या इस रेट का जो है ऑर्डर क्या होगा, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, यानी टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और मोलिकुलरिटी जो है मोर देन थ्री जो है नहीं लिया जाता है। इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट हैज होल नंबर 1 2 3, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। इस कंडीशंस में मोलिकुलरिटी जो है ए और बी जो है इसको सम कर देंगे, जो ए और बी एक्स और वाई के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम लोग मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस के बीच जो है डिफरेंस जो है देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इक्वेशन। और द नंबर और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन किससे कहेंगे? द नंबर ऑफ मोलिकुल्स पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन थ्योरेटिकल बेस्ड है। तीसरी बात ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और नंबर्स में हो सकता है 1 2 3, ठीक है। लेकिन मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शंस नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में जो है डिफरेंस देखेंगे। अब उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रेट कांस्टेंट यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहली चीज़ देखेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से, ए के बाद क्या बना? प्रोडक्ट बना। ए के बाद प्रोडक्ट बना। अब यहाँ रेट अगर लिखना है तो रेट बराबर के ए के पावर यहाँ एन रख देते हैं। क्या रखते हैं? एन। ये एन क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। ये कोफिशिएंट जो है एन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के बिना पर आता है। इसलिए एन अगर यहाँ है तो हम लगा देते हैं यहाँ एक्स, ठीक है।
अब जो है x का वैल्यू जो है अगर 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और x का वैल्यू जो है 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, x का वैल्यू जो है अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि रेट बराबर क्या होता है, dA बाई dt बराबर k a के पावर, हम अगर यहाँ 0 रखते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगा। अब क्या करते हैं कि इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और dt जो है सेकेंड लिखेंगे बराबर k, इसका भी वैल्यू कितना होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसका पावर जो है 0 है, किसी का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये k है, और फिर ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, और ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग 1, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, तो यहाँ लिखेंगे मोल, इसका कंसेप्ट मोल पर लीटर, और यह सेकेंड इक्वल टू k, यहाँ पर लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। अब मोल पर लीटर है, यहाँ पर भी मोल पर लीटर है, इससे क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल, k बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है क्या होगा, पर सेकेंड होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, इसको यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल दीजिए, या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या, कौन सा है कौन सा नहीं, ऑप्शन दिया रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन है कौन नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि जो मेटल के सरफेस पर होगा या कैटेलिटिक जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। और दूसरा चीज़ ये, सबसे पहले चीज़ ये क्या होगा, कैटेलिटिक रिएक्शन। कैटेलिटिक रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर। दूसरा चीज ये कि जो लाइट के उपस्थिति में रिएक्शंस होती हैं, लाइट के उपस्थिति में फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है, और लाइट के उपस्थिति में जो होता है रिएक्शन तो वो भी क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसके एग्जांपल जो है आप तो याद रखेंगे। मान लिया जाए कि NH3 है, N2 प्लस 3H2 में टूट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से रेट बराबर क्या लिखेंगे, ये किसके सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे, ये गोल्ड के सरफेस पे होता है। रेट बराबर हो जाएगा K NH3, यहाँ पावर कितना देंगे, 0 देंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह से जो है जो लाइट की उपस्थिति में जो रिएक्शंस होता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है लाइट की उपस्थिति में 2HCl बनाते हैं, या HCl जो है टूट जाता है H2 और Cl2 के अंदर लाइट की उपस्थिति में, वहाँ पर भी क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगा। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एक एग्जाम्पल, बस ये चीज देखिए, जो कैटेलिटिक रिएक्शंस हो रहा है या लाइट की उपस्थिति में हो रहा है, इसको क्या मानेंगे, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जाम्पल क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग जो है पहला नंबर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे जो है N2O5 जो है डिकम्पोज हो जाता है, या H2O2 जो है डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ से अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप है वह जो है रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे
कि N2O5 में N2O5 सबसे पहले चीज ये कि टूट जाता है NO2 प्लस NO3 में टूट जाता है, ठीक है ना। और ये जो स्टेप होता है वो स्लो होता है, तो रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप है वो स्लो स्टेप है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि फिर ये N2O5 रिएक्ट करता है NO3 से, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, NO2 रिएक्ट करने के बाद और O2 बनाता है। इस तरह से जो है 3NO2 ये फास्ट होता है। इसको सम करने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, 2N2O5 प्लस नो कुछ नहीं है, डिकम्पोज हुआ NO2, तो एक यहाँ पर एक मोलिक्यूल और 2 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल यहाँ, टोटल कितना हो गया 4NO प्लस O2। अब यहाँ जो रेट होगा क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा कि N2O5 के पावर कितना देंगे, देखिए कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, लेकिन सोलो स्टेप के अंदर कोएफिशिएंट कितना है 1, इसलिए पावर यहाँ पर कितना देंगे 1 देंगे। इस तरह से ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस देखा आपने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस के हम लोग देखते हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर H2 प्लस Br2 ये रिएक्ट करता है, 2HBr बनता है, ठीक है ना। यहाँ रेट क्या होगा, रेट बराबर के H2 और Br2, पावर कितना होगा 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो इस तरह से यह कितना हो गया 1.5। इसका ऑर्डर क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से जो है CH3CHO एस्टल्डिहाइड, ये भी क्या है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन से, जो यहाँ लिखा हुआ है आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होगा, ठीक है ना। कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिराइव करेंगे, यानी कि आपसे पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसका जो है आप इंटीग्रेटेड जो है फॉर्म जो है लेकर के आइए, तो आप उसको जो है रेट कांस्टेंट जो है कैसे निकालेंगे, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से पूछा जाता है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन whose rate depends upon the unit concentration of reactant, और इस तरह से आप लोग इसको मतलब ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने के बाद जो है ये वैल्यू यहाँ तक लाएंगे। अब इस वैल्यू में के अंदर जो हम देखते हैं कि K बराबर 2.303 log A/A0 यहां पर A क्या है, इसको A0 कर देते हैं। A0 क्या है, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A कौन क्या है, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन है। कितना बचा, यहां पर हम लोग A0 को हम लोग मान सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100%, तो लेफ्ट जो होगा वो A क्या होगा, चेंज करेगा, यानी कि 100 में से X घटाएंगे। X जो है क्या है, रिएक्ट कर गया है। तो इस प्रकार अगर हमने इसको माना है 100, तो 100 में से ये यानी कि किसके बराबर है, A0 के बराबर है, और ये कितना है, A है नहीं, तो A यानी कि ये लेफ्ट जो कंसंट्रेशन है, इस लेफ्ट कंसंट्रेशन पर हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या रखा है आपने, log 100 रखा, यहाँ पर क्या है 100 माइनस X, ये रिमेनिंग है, ये बच गया है इतना, 100 में से X घटा, यानी कि रिएक्ट कर गया इतना %, इतना क्या होगा रिएक्ट कर गया, ये
रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दिया। तो 100 में से घटाएंगे तो जो बचा हुआ है लेफ्ट पार्ट ये होगा। अब इस तरह से हम ये क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं log a नॉट माइनस एक्स। इस तरह से भी इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर जो है हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का के लिए आप व्यंजक जो है प्राप्त कीजिए, आप उसका रिलेशन निकालिए। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर k बराबर, यहाँ से कहते हैं t बराबर 2.303 log a नॉट बाई a, और ये क्या हो जाएगा k, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है वो कितना है, a/2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, यानी कि a बराबर हो जाएगा a नॉट बाई 2, यानी कि हाफ लाइफ। और t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ, यानी कि t हाफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, द टाइम पीरियड इन विच द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ, या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि आधा हो जाए, यानी कि इतना समय, जिस समय के अंदर जो है टोटल कंसंट्रेशन जो है बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए हाफ के अंदर, आधा रिएक्शन जो है आधा कंसंट्रेशन जो है बच जाए, उसे क्या कहते हैं, उसके हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो t क्या वैल्यू, t हाफ हो जाएगा 2.303 बाई k, और यहाँ हम लोग बात करते हैं log a नॉट बाई 2, a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.201, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से बाई k। अब इस तरह से t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई k। यहाँ से हम लोग जो है इस चीज़ को यहाँ तक ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको तैयार कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज 10 मिनट। अगर 10 मिनट दिया हुआ है तो रेट कांस्टेंट जो है पता करना है। रेट कांस्टेंट के बराबर क्या हो जाएगा 0.693, और हाफ लाइफ पीरियड जो है टी हाफ इजकल टू दे दिया है 10 मिनट दे दिया है, तो यहाँ 10 रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 6.93 10 ये हो जाएगा आपका वैल्यू जो है 0.0693, ठीक है, के का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 75% इन 60 मिनट। टाइम कितना दे दिया है, टाइम इज इक्वल टू दिया है 60 मिनट, और कंप्लीट है 75% जो है क्या हो रहा है कंप्लीट हो, यानी कि टोटल 100 ले लिया आपने, और 100 में से 75 जो है क्या हो कंप्लीट हो गया, बचा कितना 25। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड 75% इन 60 मिनट, टाइम दे रखा है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए नॉट। अब यहाँ से रखेंगे 2.303 बाई टी का वैल्यू जो है कितना है 60 मिनट है, लॉग ए कितना है, ए है आपका 100, और ये टोटल कितना आया 100 माइनस 75, यानी कि ये वैल्यू आया आपका 25। इसको कैंसिल कर देंगे, log 4 यानी कि 2.303 60 log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2। अब इसको वैल्यू क्या है कैलकुलेट करेंगे 2.303 बाई 60 इंटू 2 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.201। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप लोग क्या क्या याद रखेंगे। सबसे पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शंस किसे कहते हैं, रेट लॉग क्या है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में जो है डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल दीजिए, यूनिट जो है देखना है रेट कांस्टेंट का क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसे कहते हैं या ये रेट ऑफ रिएक्शंस किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है डेरिवेशन हम लोग किस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे, यहाँ तक आप लोग जो है एक न्यूमेरिकल भी इस पर तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।